मेघा ने जो काम किया था उसे छुपाने के लिए वह अपने ही घर में चोरी करने पर तुली हुई थी और उसके लिए अपनी बहन पारुल को भी शामिल कर लिया था। पारुल 22 साल की खूबसूरत लड़की थी। वह आदित्य से पहले ही डरती थी। आदित्य एक पुलिस ऑफिसर था, अपने काम में बहुत ईमानदार था। वह अपनी नौकरी में किसी तरह की भी लापरवाही नहीं करता था। वह हर चीज़ बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल किया करता था। उसके दिल में अभी कोई लड़की नहीं आई थी, लेकिन आज जो काम पारुल ने किया था उसका होश उड़ गया था। पारुल की जवानी उसके सारे जज्बातों को हिलाकर रख गई थी। वह उसके ऊपर इतना झुकी हुई थी कि उसके जिस्म की सारी फुलावट उसे महसूस हो रही थी और उस 22 साल की खूबसूरत हसीना की खुशबू तो एक अलग ही ईंधन में बदल चुकी थी। जैसे कोई भी सख्त लड़का पिघलने पर मजबूर हो जाता। लेकिन वह भी पुलिस वाला था, इतनी जल्दी हार नहीं मानता। मेरे सांसों में समाया है पक्का ना, वह कुछ कहेंगे तो नहीं? पारुल मिनमिनाई। अरे कुछ नहीं होता, इस वक्त तो वह सो गए होंगे। तुम जाओ और जल्दी से मोबाइल उठा कर ले आओ, मैं यहीं बाहर खड़ी वेट कर रही हूँ। मेघा ने उसे हौसला दिया। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। सभी घरवाले अपने अपने कमरों में नींद के मजे लूट रहे थे। ऐसे में ये दो लड़कियां एक मिशन इम्पॉसिबल को पूरा करने के लिए जान हथेली पर सजाए आदित्य के कमरे के बाहर खड़ी थी। अब जो भी हो वह यहीं रात बिताएगी क्या? मेघा ने उसे कमरे के अंदर धकेला तो वह डरते डरते एक एक कदम बड़ी सावधानी के साथ उठाती कमरे में दाखिल हो गई। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, वो अपने होठ में बड़बड़ाती आगे बढ़ गई थी। कमरे में बिल्कुल धीमी रोशनी जल रही थी। बड़ी मुश्किल से वह आगे बढ़ रही थी। बिस्तर के बीचों बीच वो घोड़े गधे बेचकर सो रहा था। रूपल ने गहरी सांस भरी और आगे होते उसको सोता हुआ चेक करती। अब वो बेड के साइड दराज में से मोबाइल उठाती उसे देखने लगी। उफ, इस पर तो पासवर्ड लगा है, अब क्या करूं? रूपल के माथे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई दे रहे थे। अब उसका पासवर्ड कैसे पता चलेगा? ऐसे ले गई तो मेघा दीदी ने मेरी जान ले लेनी है। एक काम करती हूँ, उनकी फिंगर लगाकर लॉक खोल लेती हूँ। कुछ सोचते होठों को दांतों तले काटते हुए जरा सा आगे बढ़ी। आदित्य के ऊपर झुकी थी, उसके आगे हाथ लहराई। भगवान की कृपा है ये सो रहा है। अब उनका हाथ किधर है? वह जो औंधे मुंह लेटा एक बाजू नीचे और एक तकिया पर धरे हुए था, अपने नाक के सामने परफ्यूम की महक महसूस करते उसका दिमाग तेजी से जागा था। उसके माथे पर बल पड़े थे। पारुल ने जरा सी झुकते हुए उसके फिंगर को मोबाइल पर रखकर लॉक खोलना चाहा कि उसी पल आदित्य ने पलटते उसके हाथों को अपने हाथों के पकड़ में लेते हुए उसे अपने सीने में जकड़ चुका था और उसके ऊपर आ गया। आदित्य ने अपना वजन बिल्कुल भी उस पर नहीं डाला। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी पारुल के हल्क से। और जो बाहर दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ी मेघा उसके सही सलामत वापस आने की प्रार्थना कर रही थी, उसकी चीख सुनी तो वहां से उल्टे पैर वापस भागी थी। आदित्य उस जवान लड़की को देखकर हैरान रह गया था। पारुल का तो सांस हलक में ही अटक गया था। वह इतना पास था कि पारुल के दिल में घंटियां बजने लगी। क्या कर रही थी यहाँ? वह गुस्से से गरजा था, जबकि उसके दोनों तरफ हाथ रखकर अभी भी उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। वह इतनी ऊंची आवाज में दहाड़ा था कि पारुल की आंखों से आंसू बह निकले थे। आदित्य ने दांत भींचते उसके आंखों की तरफ देखा और उसके हाथों को देखता, और उसके हाथों में तो आदित्य का मोबाइल था। आदित्य ने खुद पर काबू करता पीछे हटते उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया था। क्या करने आई थी मेरे मोबाइल के साथ? वह अब की बार ठंडे टाइल्स पर खड़ा होता, लाइट्स ऑन करता, उस छोटी सी लड़की को घूर रहा था जो उनसे 8 साल छोटी थी। पारुल भी जल्दी खड़ी होती थर थर कांपने लगी। उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उससे पहले कि वह कुछ और कहता, पारुल ने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन आदित्य ने जल्दी उसके कलाई को थामकर उसे वापस खींचा और कहने लगा, चुपचाप साफ साफ बता दो क्यों मोबाइल चोरी करने आई थी? जवाब दो। वह दहाड़ा था। वह घबराकर बोली थी, चोरी करने नहीं आई थी, बस मुझे आपका मोबाइल चाहिए था। वह मिनमिनाते हुए बोली, पर क्यों? वह अभी भी गुस्से में था। दीदी ने कहा था कि आपका मोबाइल लेकर आओ। आप सो रहे थे तो पता नहीं चलेगा। वह अब डरते डरते पूरा पोल पट्टी खोल चुकी थी। माना कि तुम मोबाइल लेने आई थी, लेकिन मुझ पर झुककर क्या कर रही थी? उसका खुद पर झुकना, उसकी खुशबू को महसूस करना अभी तक आदित्य के होश हवास पर छाया हुआ था और इस बात पर वह शक कर बैठा था। तुम इतनी मासूम हो कि तुम्हें जो कुछ भी कोई भी कहेगा तुम कर बैठोगी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे ही कमरे में मेरे सामान को छेड़छाड़ करो? तुम इस तरह किसी मर्द के कमरे में आधी रात को घुस जाओ? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? वह आपके मोबाइल में लॉक लगा था ना, तो उसे आपके फिंगर से खोल रही थी। पारुल ने गालों पर आए आंसुओं को साफ किया और
पलकें उठाकर धीरे से कहा, वह ऐसे ही थी, दिल की साफ जो बात होती बोल दिया करती थी। यूं तो उसकी ये आदत उसे हमेशा बचा लेती थी, लेकिन वक्त दूर नहीं था जब वह इस आदत की वजह से बहुत बुरी तरह फंसने वाली थी। गुस्से से आदित्य ने पास पड़े जग से पानी गिलास में डालते उसके चेहरे पर उछाला था। वह बुरी तरह से कांप गई थी और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगा था। आइंदा मेरे रूम में आने से पहले 100 बार सोचना, इससे भी बुरा सजा दे सकता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी मासूम सी खूबसूरती पर और उसकी भीगी पलकें देखकर झुंझला रहा था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गेट आउट। उसे अपनी जगह पर जमा देखकर वह दहाड़ा तो वह कांपते हुए दरवाजे की तरफ भागी थी। पागल बेवकूफ़ लड़की। वह बालों पर हाथ फेरता मोबाइल को एक तरफ देखते बिस्तर पर जाकर बैठ गया। आजकल वह खास केस की छानबीन कर रहा था। उसकी काबिलियत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे हमेशा इसी तरह के केस सॉल्व करने में कई मेडल मिले हुए थे और एक काबिल क्राइम ब्रांच ऑफिसर था। आजकल वह एक मशहूर परेशान डॉक्टर के बेटी का केस हैंडल कर रहा था। उसकी बेटी अमृता पर हाफ मर्डर केस हुआ था और इल्ज़ाम नारायण पर आया था। वह लड़की कोमा में थी और उसका केस आदित्य ने लिया हुआ था। ऐसे में उस केस से जुड़ी सारी जानकारी और डेटा उसके मोबाइल पर था। वह उस केस को बड़ी बारीकी से जांच कर रहा था। वह किसी को इस कार्रवाई की भनक भी नहीं लगने दे रहा था। वह इतने बड़े डॉक्टर की बेटी थी, उस पर बहुत दबाव और प्रेशर भी था। वह अपने मोबाइल को संभाले रखे, पर मेघा को उस मोबाइल से क्या लेना देना था। वह अपना माथा मसल कर रह गया। जरूर उसे इस नारायण को ही बचाना होगा, पर नारायण से उसका क्या संबंध है? उसके दिमाग में कितने सवाल थे जो उस इंस्पेक्टर के दिमाग में चल रहे थे। इस सब के पीछे वो बेवकूफ़ लड़की। अचानक से रूपल का ख्याल आया तो वो फिर से बिस्तर पर गिरकर आंखें बंद किए। वही महक अपने आसपास महसूस हुई। बेवकूफ़ लड़की। वह अपने सर पर तकिया रखे आंखें बंद कर गया था। मेघा अपने रूम में आते बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। कुछ देर के बाद ही रूपल रूम में दाखिल हुई। वह अच्छा खासा रो रही थी। पारुल मेरी जान, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वह उसे गले से लगाए कहने लगी, दीदी उन्होंने मुझे डांटा और मेरे मुंह पर पानी फेंका। वह हिचकियों से रो रही थी। मेघा ने अपने होंठ बीछे उसे अपने साथ लगाए कहा, आई एम सॉरी मेरी जान, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, बस रोना मत। तुम पकड़ी कैसे गई? मेघा से रोते हुए सारी बातें बताने लगी। मेघा को उसकी बातें सुनकर उस पर गुस्सा आया और प्यार भी। तुम्हें किसी ने कहा था कि उनके उंगलियों से मोबाइल खोलो? मुझे उनका पासवर्ड पता था। मैंने उनको डाइनिंग टेबल पर कई बार लॉक खोलते हुए देखा था। पारुल का खून खौल उठा था। वह जीत कर भी हार गई थी। सच में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? वह पहले ही मोबाइल उठा लेती, इस तरह ना पकड़ी जाती। अब की बार थोड़ी नॉर्मल होकर बोली थी, तुम ना पागल हो, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आदित्य अब और ज़्यादा सावधान हो गया। अब तो सारा खेल ही खत्म हो गया। मेघा अपने नाखून को दांतों से कुतरने लगी। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ और सब भूल जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सुबह बात होगी। वो मोबाइल पर नाम देखती बाहर निकल गई। अपने कमरे में आते दरवाज़ा लॉक करती कॉल को रिसीव किया। काम हुआ। फ़ोन के दूसरे तरफ आवाज़ सुनती मेघा के माथे पर बल पड़े। नहीं, एक शब्द में जवाब देती। कुछ पल को दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। तुम जानती हो ना इस नहीं का क्या मतलब है? थोड़ा गुस्से में बोला। देखो मेघा, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे बस 24 घंटे के अंदर चाहिए। मैं कोशिश करूँगी दोबारा, प्लीज़। इतने देर में कॉल कट हो गया था। मेघा की आंखें भीग गई थी। अपने कमज़ोर पलों में वह उसके करीब हो गई थी। जिसकी तस्वीर उसने खींच ली थी, अब इस तस्वीर को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वह रो रही थी। आंखों से आंसू पोंछते हुए गहरा सांस भरती बेड से टेक लगाए बैठी हुई थी। मोहब्बत करती हो मुझसे तो साबित करो, नारायण बिना पलक झपकाए बोला। उसकी गहरी काली आंखें मेघा पर थी। कैसे साबित करूं? वह आंखों में आंसू लिए बोली। पिछले 3 महीनों से वह उसके साथ थी। वह उसे एक बार कॉलेज के बदमाश लड़कों से बचाया था। मेघा का दिल उसका हो गया था। वह उसकी दीवानी हो गई थी। उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाती थी, उससे मिलती और उसके करीब बैठती थी, उसके हाथों में अपना हाथ डालकर। लेकिन नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में इन पलों पर पछताएगी। नई नई मोहब्बत का खुमार चढ़ा था। दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया था। जो तुम कर सको उसको पूरा करो, अपनी नज़रों के छांव में लिए हुए कहा था। मैं अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नारायण, वो बड़ी भावुक होते हुए बोली। ओके, तो फिर जल्दी से अपनी ड्रेस उतारो। उसके इस बात पर मेघा की आंखें हैरानी से फैली थी। किस लिए? मेघा का दिमाग पल भर में झटका खा गया था। यही होगा सबूत तुम्हारे प्यार का। अगर दे सकती हो तो दो, वरना जाओ यहाँ से और दोबारा पलटकर मत आना। वह गुस्से में बोला था। क्या खुद को नंगा करना ही मोहब्बत का सबूत होता है? गुस्से में भड़कती हुई बोली। वह उसके तरफ देखता दहाड़ा था। हाँ, मेरे लिए यही सबूत होगा। उसके बाद पर मेघा का जी चाहा जमीन फटे और वह उसी में समा जाए।
एक ऐसे आदमी से मोहब्बत कर बैठी थी जो मोहब्बत का मतलब ही नहीं जानता था। लानत है मुझ पर, मेरे दिल ने एक ऐसे आदमी का चुनाव किया जो मोहब्बत तो क्या, किसी के नफरत के लायक भी नहीं। वह गुस्से और नफरत से चिल्लाई और वहां से जाने लगी। नारायण ने उसे कलाई से थामे अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधे उसके सीने से जा टकराई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन आंखें कुछ बता रही थी, जबकि नारायण की आंखें भी भीग गई थी। उसके उस डिमांड पर मेघा ने गुस्से से उस पर झपटना चाहा। दूर हो जाओ मुझसे, वरना जान से मार दूंगी आपको। वह खुद पर काबू करते उसे दोनों हाथों से उसके सीने पर मार रही थी। ओके, लास्ट प्रूफ, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी, ये कहते हुए उसे धीरे से छोड़ गया था। मेघा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। शादी करोगी मुझसे? आज, अभी, इसी वक्त? वह क्या दाव पेच खेल रहा था? उस वक्त मेघा ना समझ सकी, पर आज वह सब समझ आ रहा था। मेघा की जिंदगी में आना एक सोची समझी साजिश थी। अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटवाना था और उसके से अपने आप को बचाना था। इसलिए उसने मेघा को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाना था। उठती हुई खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और धीरे से मुस्कुराई। उसने मुझे क्या फंसाना, मैं तो खुद उसके जाल में फंसती चली गई थी, क्योंकि मुझे फंसना ही था। वह खुद पर हंसी, क्योंकि वह नारायण को अपनी मोहब्बत का सबूत देती। उससे शादी कर चुकी थी, वह शादी जिसे उसके अपनों में से किसी के कानों कान खबर तक ना हुई। वह 22 साल की बालिक लड़की थी, अपने हक इस्तेमाल करती। वह नारायण से शादी कर गई थी और शादी के बाद नारायण उसे अपने फ्लैट पर ले गया था और वहां उसने अपना हक मांगा था। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किया है, नारायण, तुम्हें कोई हक देने के लिए नहीं किया। अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो लीगल तरीके से रिश्ता भेजोगे और मुझे सारी दुनिया के सामने अपनाओगे, और तब मैं तुम्हें तुम्हारा हक भी दूंगी, मेघा ने गुस्से से और पक्के इरादे में कहा। पहली बार उसने नारायण को मुस्कुराते देखा था। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जबकि मोहब्बत खुद एक धोखा है? ये क्या कह रहे हो? अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे तो शादी क्यों किया? मेघा की सांस गहरी हुई। उसे यकीन नहीं आया कि नारायण यूं उसे धोखा दे गया था। कोई एक पल मुझे बता दो, जब मैंने तुमसे कहा कि आई लव यू, हमेशा तुमने ही अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। तुम मुझे चाहती थी, तुमने सबूत दिया शादी करके, और अब तुम ही सबूत दोगी मेरे साथ ये रात बिताकर। वह उसके पास होता, उसका दुपट्टा उतार गया। मेघा का हाथ उठता नारायण के गाल पर उसकी 5 उंगलियों का निशान छोड़ गया था। खबरदार, जो मेरे पास भी आए, मार दूंगी आपको और खुद को भी, मेघा जहरीले अंदाज में चिल्लाई थी। और उस वक्त नारायण ने उसे बिस्तर पर धकेल कर उस पर काबू पाया था। मेघा की सांसें रुकी थी। वह अपनी शर्ट के बटन को खोला। उसे बुरी तरह से डरा चुका था। उसे एक टक देखे जा रहा था, जबकि मेघा की निगाहें उसके बिन कपड़ों के सीने पर थी। मेघा को अपने दिल की धड़कनें सुस्त पड़ती हुई महसूस हुई। जिसमें उसको बसाया था, अपने ही लिए तबाही का रास्ता उसने खुद चुना था। वह शर्ट को दूर उछालता, उसके चेहरे पर झुकता। मेघा ने अपना मुंह फेर लिया था, उसके गर्दन पर अपने दांत के निशान छोड़ गया था और अगले ही पल एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेघा ने परेशान होते उसकी तरफ देखा। उसके गर्दन पर झुका, उस पर अपने होंठ और दांत के निशान छोड़ रहा था और तस्वीर भी बना रहा था। वह हैरान और सुन्न नजरों से उसे देखे जा रही थी। उसके देखने पर नारायण ने एक पल को उसे देखा और झटके से उसके होठों पर अपनी पकड़ जमाते हुए फिर से झुक गया। बहुत छटपटाई थी, खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर वो मोबाइल एक तरफ फेंकता उसके होठों पर अपना काबू जमाता चला गया था। मेघा का जिस्म एक पल को ढीला महसूस करते वह पीछे हटा। अपना होश हवास खो चुकी थी। नारायण ने अपना सर झटका और पीछे हटा और बिस्तर से उठ गया। मोबाइल पर आई कॉल अटेंड की और नजरें झटकता उसकी बिखरी हालत पर जा अटकी। मोबाइल पर बात करते हुए मोबाइल को एक तरफ रखता, बहुत ही आराम और नरमी से उसको उठाता, उसकी शर्ट को ठीक करते, उसके माथे पर गुस्से से किस करता। एक आंसू गिरा गया। वह किस परेशानी से बात कर रहा था वही जानता था, पर उसे ये सब करना था, हर हाल में करना था। नाश्ते की टेबल पर सभी चुप से नाश्ते में बिजी थे। आदित्य सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। उसकी गुस्सेली निगाह मेघा पर जा ठहरी। मेघा ने घबराकर नजरें झुका ली। आदित्य भी नजरअंदाज कर गया। चेयर घसीट कर बैठा ही था कि एकदम घबरा कर चौंका। वह भागती हुई आई। रूपल सीधा टेबल से टकराती, खुद को बचाती उसकी गोद में जा गिरी थी। आदित्य ने बेकाबू उसके कमर पर हाथ डाले उसे संभाला था कि वहां मौजूद सबकी निगाहें इस हलचल लड़की पर उठी थी जो मजे से आदित्य की गोद में बैठी सांस रोके हुए थी। उसने मुंह फेर कर आदित्य के चेहरे की तरफ देखा तो घबराकर जल्दी पीछे हटी थी। आई एम सॉरी, ये तो गई भाभी। 8 साल के मुरली ने पीछे से आते पारुल को छुआ तो वह एक बार फिर से सीधा हुई आदित्य के ऊपर जा गिरी।
इस बार धड़कनों का चलना बहुत जोर का था। आदित्य तो आंखें मीचे उस पल को महसूस करता अपने उमड़ते जज्बात पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। उसके सीने पर हाथ रखे पीछे होते उसके बंद आंखों को देखते सहम कर रो पड़ी थी। आदित्य की उंगलियों ने जोर से उसकी कमर को अपनी पकड़ में लेते झटके से उसे पीछे खड़ा किया था। क्या बेवकूफ़ी है, बेशर्मी की भी हद होती है। उससे पहले कि आदित्य कुछ बोलता, जबकि पीछे से आवाज़ आई। पारुल की सौतेली माँ ने आगे बढ़ते खींच कर एक थप्पड़ मारा था। बेचारी आंखों में आंसू भरती सिसकने लगी थी। जब देखो गिरती पड़ती रहती है। 17 साल की हो गई है, अकल बट रहा था वहाँ थी ही नहीं। बेशरम लड़की को वह उसकी सौतेली माँ थी। पुरुषोत्तम साहब ने 2 शादियाँ की थी। उनकी दूसरी शादी के बारे में हवेली में किसी को पता नहीं चला था। उन्होंने चुप से शादी की थी। वह उनकी मनपसंद औरत थी, पर अचानक कैंसर की बीमारी से वह इस दुनिया से चली गई थी। तो वह 2 साल की मेघा को हवेली लिए चले आए थे। अपनी दूसरी शादी के बारे में भी सबको बताया। उसी पल उसकी सौतेली माँ ने अपने दिल पर पत्थर रख के 2 साल की उस मासूम बच्ची को तो अपना लिया, लेकिन दिल में उसके लिए नफरत जमा करने से अपने आप को नहीं रोक पाई थी। जो आज तक वैसे का वैसा ही था। वह इतनी खूबसूरत और मासूम थी। मेघा उनकी इकलौती बेटी थी और नैन नक्श में वह कमाल की थी, पर रंग थोड़ा गेहुआ था जो उसे खूब रूप देता था। शीला की दिल की इच्छा थी कि आदित्य उसके काबिल लड़का था। मेघा से आदित्य की शादी करना चाहती थी और ऐसे में रूपल का आदित्य के करीब आना वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यही वजह थी कि उन्होंने उसे थप्पड़ मारते डांट दिया था। मम्मा क्या हो गया, उसमें पारुल की क्या गलती है? गुंजा ने उसे सीधा किया था। वह गिरी। मेघा ने जल्दी उसकी साइड लेते हुए उसे अपने साथ लगाया। तुम चुप रहो, उसकी हर गलती पर तुम उसकी साइड लेती हो। शीला ने मेघा को भी गुस्से से डांट दिया, जबकि आदित्य ने अपने हाथों की मुट्ठियां गुस्से में भींच ली। पारुल का यूं लापरवाही से गिरते पड़ते रहना, बच्चों की तरह खेलना कूदना उसे भी गुस्सा दिला देता था, पर कोई उस पर हाथ उठाता ये उसे स्वीकार नहीं था। अभी वो बिना किसी को कुछ कहे, बिना नाश्ता किया वे वहां से लंबे लंबे डेग भरता चला गया। देखा ना, तुम्हारी वजह से वह बच्चा भूखा चला गया। न जाने कब अकल आएगी इस लड़की को। मेरे परवरिश का तो इस पर कोई असर नहीं हुआ है। मुझे इस लड़की को देखकर जरा सा भी नहीं लगता इसने मेरे परवरिश का कोई असर लिया हो। अपनी माँ जैसी ही बनना चाहती है। वह गुस्से से तीर चलाती उस मासूम का दिल दुखा गई थी, जो हमेशा उन्हें अपनी माँ का दर्जा देती थी, पर उन्होंने उससे कभी माँ वाला व्यवहार नहीं किया था। एक मेघा थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे गुड़िया कहा करती थी। वह थी भी बिल्कुल मोम की गुड़िया की तरह। मम्मी प्लीज, अब आप ज़्यादा गुस्सा कर रही हो, मेघना ने कहा। पारुल जो कि हिचकियों से रो रही थी उसे अपने सीने से लगाए उससे पहले कि और ज़्यादा मेरा हाथ उठे। इसे और 2-4 लगा दो, ले जाओ इसे यहाँ से, वे अपने ऊपर काबू करते बोली, जबकि घर के मुखिया कुर्सी पर बैठे प्रताप जी बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक बार भी बहू को रोकने की कोशिश नहीं की। पुरुषोत्तम जो बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर थे, जबकि उनके बड़े बेटे ओम प्रकाश की पत्नी अपने करीबी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने गई हुई थी और आज शाम उनकी वापसी थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त के बेटे को पाला हुआ था, क्योंकि उनके दोस्त और उनकी पत्नी का एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। उनके दोस्त का कोई परिवार नहीं था, वे अनाथ थे। ओम प्रकाश की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए अपने दोस्त के दोनों बेटों को उन्होंने औलाद की तरह पाला था। एक का नाम अर्जुन और दूसरे का नाम आदित्य था। आदित्य छोटा था, अर्जुन बड़ा था। अर्जुन की शादी उन्होंने गुंजा से की थी। इस लड़की ने कभी शर्म हया नहीं दिखाई। जब देखो ऊटपटांग हरकतें करती है। वह मेघा और पारुल के जाने के बाद चेयर घसीट कर वापस बैठते। इतने में अर्जुन और गुंजा भी नाश्ते के लिए आते दिखाई दिए। दोनों ही जॉब करते थे और दोनों ही बिल्कुल बेस्ट कपल थे। अरे मुरली, वहाँ क्यों खड़े हो बेटा, आ जाओ नाश्ता करें, फिर आपको स्कूल भी तो जाना है। गुंजा ने उसे बुलाया तो वह डर के मारे गुंजा के सीने में जा समाया। क्या हुआ? वह अर्जुन को एक निगाह देखती चुप से मुरली से पूछने लगी, जबकि वह डरकर शीला को देखे जा रहा था। कुछ हुआ है क्या? अर्जुन ने सबकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते पूछा तो शीला मिनमिनाती सर झटक गई। वह बहुत मुश्किल से चुप हुई थी। मेघा रूम में ही उसका और अपना नाश्ता ले आई थी। बस अब नहीं रोना मेरी गुड़िया। मम्मी पता नहीं क्यों ऐसे कर जाती हैं। इधर दिखाओ मुझे अपना चेहरा। वह उसके सफ़ेद गाल पर उंगलियों के निशान देखती तड़प गई थी। धीरे से उसके गाल को छूते फर्स्ट एड बॉक्स से क्रीम निकालते उसके गाल पर लगाने लगी। मम्मा आप क्यों करती हैं ऐसा? कभी कभी लगता है आपके सीने में दिल नहीं। मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। अचानक वह बोली, नहीं आज रहने दो, कल चली जाना। इस मुंह के साथ जाओगी तो सब बातें बनाएंगे। रेस्ट करो। वह उसे नाश्ता करवाकर उठती बाहर आ गई। अब उसका मुंह माँ के कमरे की तरफ था। मम्मा प्लीज उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया करो। वह इतने बुरे व्यवहार की हकदार नहीं, आप बहुत बुरा करती हैं उसके साथ। वो माथे पर बल डाले बोल रही थी।
हो गई तुम्हारी बकवास शुरू। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हम बड़ों ने फैसला किया है कि तुम्हारी और आदित्य की शादी कर दी जाए। वह जो अपनी बहन के लिए माँ से बहस कर रही थी, उनकी बात सुनती बिल्कुल सुन रह गई। और ये भी सोचा है इसी इतवार को तुम दोनों की शादी कर दी जाए और तुम्हारी विदाई भी कर देंगे। वह और उसे बारीकी से बताती कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी थी, जबकि मेघा तो जैसे बिल्कुल सुन रह गई थी। वह डबल शादी कैसे कर सकती थी? भले उस शादी में उसका अपना कोई दिल नहीं था और ये शादी डिवोर्स के बिना अधूरा था, पर उसने वकील के कहने पर नारायण से शादी की थी। वह चुप्पी से माँ के कमरे से निकल आई। उसके आंखों में ढेरों आंसू थे। कमरे में आई तो उसका मोबाइल बजे जा रहा था। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ नारायण था। तुमने अब तक मेरा काम नहीं किया, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? वो फट पड़ी। बोलो क्या करोगे तुम? वह पिक सेंड कर दूंगा सबको। तो कर दो, मैं भी यही चाहती हूँ, कर दो। मैं नहीं जी सकती ऐसे घुट घुट कर। जी चाहता है खुद को मार डालूं, रोते हुए चिल्लाई, जबकि दूसरी तरफ पूरी चुप्पी छा गई। वह रो रही थी। उसके आंसू नारायण के दिल पर गिर रहे थे। मम्मी पापा मेरी शादी करवा रहे हैं आदित्य से इसी संडे को। क्या करूं? बोली जवाब दो। तुमसे शादी करके मैं आज बहुत पछता रही हूँ नारायण। मैं अपने ही नज़रों में गिर चुकी हूँ। अच्छा होगा तुम सबको सब कुछ बता दो, मुझे मरने में आसानी होगी। वह गुस्से से कहती कॉल कट कर गई थी और चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। केस काफ़ी मजबूत था, लेकिन अचानक ही एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लू आदित्य को मिला था, जिसने पूरे केस को ही उलट पुलट कर रख दिया था। वह चेयर के साथ टेक लगाए बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। मिस्टर नारायण, तुम इस केस में मुझसे उलझ रहे थे। खैर, अब तुम्हारे ही खेल में तुम्हें हराने में मजा आएगा। मेरा नाम आदित्य है। वे लोग जैसे ही घर पहुंचे, एक चहल पहल ने उनका स्वागत किया। अपराजिता ओम प्रकाश शादी से लौट आए थे। मम्मा उनके गले से लगता आई मिस यू सो मच आंटी जी। उनके माथे पर किस करते बोला, अरे 2 दिन में ही मिस कर रहे थे बेटा। सब ठीक है ना? अपराजिता ने प्यार से आदित्य के गालों को छुआ। आंटी, आप तो इस दिल में रहती हैं। वह उनके पास ही बैठ गया। आदित्य बेटा, हम सब ने मिलकर एक फैसला किया है। इस इतवार को आपकी शादी मेघा से कर दी जाएगी। वैसे भी बचपन से आपके नाम पर ही तो है। अब उनकी बात पर आदित्य को लगा उसकी सांसें छीन ली गई हो। तो बेकाबू उसकी आंखों में उस मासूम का चेहरा समाये न जाने कब से उसके दिल में बैठी थी, वह खुद भी नहीं जानता था। ठीक है आंटी, जैसे आपको सही लगे। वो बेअसर चेहरे से कहता उठ गया था। वह इतनी जल्दी मान जाएगा? सभी को सख्त हैरानी हुई थी, पर सभी ने तसल्ली की सांस ली। खास तौर पर शीला ने। उन्हें यही लग रहा था कि आदित्य पारुल का नाम ही न ले ले। 2 दिन के बाद शादी थी। सभी तैयारियों में बिजी हो गए थे, जबकि नारायण के केस की सुनवाई 1 हफ्ते के बाद थी। वह केस भी पूरा हो चुका था, अब फाइल की सुनवाई थी। पर आदित्य जानता था कि वो उससे पहले जरूर कोई न कोई चाल चलेगा। मेघा बेटा, ये जाओ आदित्य को दे आओ, कहना कोई कोरियर वाला दे गया था। कल आदित्य और मेघा की शादी थी। मेघा का सुबह से ही रो रो कर बुरा हाल था, पर वह अपना गम किसी से कह नहीं सकती थी और ये भी जानती थी कि शादी के ऊपर शादी नहीं हो सकती थी, और तब उसे सबको बताना था, क्योंकि नारायण कभी भी उसके और अपने शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और सबूत तो उसके पास भी नहीं था। शादी का मैरिज सर्टिफिकेट तो नारायण के पास था। वह बहुत बुरी तरह से फंस गई थी और ऑफ वाइट रंग के सूट पहने वह तैयार हुई अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। हे भगवान, कोई ऐसी चमत्कार कर दे, मेरी मदद कर दे। वह दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मेघा कोरियर लिए आदित्य के रूम के बाहर खड़ी थी। आवाज़ देने लगी। जब कोई बाहर नहीं आया तो वह खुद ही अंदर चली गई। आदित्य, उसने बुलाया तो आवाज़ नहीं आई। कुछ सोचते हुए मेघा ने वह कोरियर बेड के दराज की तरफ रखा और निगाहें उसके मोबाइल पर आई। मिस काम्या, वह थोड़ा हैरान हुई। कोई लड़की आदित्य को कॉल कर रही है। वो मोबाइल उठा गई। अभी रिसीव करते कान से लगाती आदित्य अपने बाथरूम से बाहर निकला। उसने अपने बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ था। खटके की आवाज़ सुनते वो बिल्कुल सुन रह गई थी। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देख लेती। आदित्य बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ था और मोबाइल मेघा के हाथ में था और उसका हाथ कांपने लगा। आदित्य ने उसके हाथ में से मोबाइल को पकड़े कॉल रिसीव करते उसे स्पीकर पर डालकर बात करते हुए कहा, मिस्टर नारायण कमिंग नाउ। मोबाइल के उस तरफ की आवाज़ सुनते हुए धीमा सा मुस्कुराया और कॉल काट दी। तुम मेरी जासूसी करने से बाज नहीं आती ना? वह धीरे से उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, नहीं आदित्य, मैं जासूसी तो नहीं कर रही थी, मैं तो ये कोरियर देने आई थी। वह कोरियर आदित्य की तरफ किया। आदित्य ने एक नज़र उसे देखते लिफाफे को चेक किया। उसमें से एक मैरिज सर्टिफिकेट निकला था, नारायण और मेघा की शादी की। पर बहुत देर कर दी। होठों से बोलता हुआ मैरिज सर्टिफिकेट वापस लिफाफे में डाल गया था, जबकि मेघा बस उसे देखे जा रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? अभी तुम्हारा पति नहीं, जब मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा फिर जी भर के देखना। वह जरा सा झुककर कहता, गहरा मुस्कुराया।
उस वक्त उसके दिल और दिमाग पर क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी ये चुप्पी एक बहुत बड़े तूफान का मोड़ लेने वाली थी। इस शादी में कोई धूमधाम नहीं हुई थी। सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया। दूर से ही अपराजिता ने आदित्य को देखा। उसकी नज़र उतारने लगी। पंडित जी आ चुके थे। सबकी मौजूदगी पूरी हो चुकी थी। आदित्य का ही इंतजार हो रहा था। प्रकाश ने उसे अपने सीने से लगाया था। अपने जवान जिगरी दोस्त के बेटे को देखते उनका खून जोरों से बढ़ गया था। ओम प्रकाश के गले लगता और दादा अंकल के आशीर्वाद लेता। वह मेघा के पापा से भी आशीर्वाद ले रहा था। तभी मेन गेट से नारायण अंदर आते हुए दिखाई दिया। आदित्य ने बहुत फक्र और कड़क से मुड़कर नारायण को देखा। तुम? ओम प्रकाश उसे देखते माथे पर बल डाले बोला। मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अपने एक बेटे की शादी अपने दूसरे बेटे की पत्नी से करवा रहे हैं और उस बेटे को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। क्या बकवास कर रहे हो? वहाँ मौजूद सभी गुस्से में आए। बेटा? अपराजिता तो उस एक शब्द पर अटक कर रह गई, जबकि अब आदित्य के चेहरे पर गंभीरता सवार हुई थी। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? अंकल जी ने मेरा पहचान छुपा रखा था। आज भी झूठ बोल दो, मैं आदित्य का भाई नहीं। नारायण दर्द से बोलता। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी निगाहें ओम प्रकाश पर अटक गई थी। सबकी सवालिया निगाहें उन पर अटक गई थी। वह चुप थे क्यों? क्या वह सच में आदित्य का भाई था? सभी बड़े आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। मेरे साथ तो आपने ज्यादती कर दी। अब मुझसे मेरी पत्नी को भी छीन रहे हैं, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। वह गरजते हुए बोला। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरी बेटी का नाम मत लेना अपनी जुबान से। पुरुषोत्तम ने गुस्से से दहाड़े। आपकी बेटी से मैंने शादी की है और वह अब मेरी पत्नी है, और आप कहेंगे तो सारे सबूत ला कर दूंगा। और आदित्य क्राइम ब्रांच का बड़ा ऑफिसर है, ये देख कर बता देगा कि सब असली है या नकली। वह अपने शादी का मैरिज सर्टिफिकेट टेबल पर पटक दिया। आदित्य अपने चेस्ट पर हाथ रखते बड़े तसल्ली से उसे देख रहा था। उसने एक बार भी उस फाइल की तरफ देखना जरूरी नहीं समझा। मेघा कमरे के चौखट से बाहर आई। वह नारायण की आवाज़ सुन चुकी थी। उसके लिए तो आज हिसाब का दिन था। हिसाब वह जिसमें उसका रफा दफा करना ही था। काश सब कुछ गायब हो जाए। मैं भी यहाँ से कहीं खुद को छुपा लूंगी। रोते हुए सामने आ गई। तुम बाहर क्यों आई? जाओ यहाँ से अंदर, पुरुषोत्तम ने बेटी को घूरते और दहाड़ते हुए कहा, जबकि वह नामे सिर हिलाते आंखें मलते आंसू अंदर ही अंदर उतारने लगी। पर उसे अब सारी सच्चाई का सामना करना ही था, हर हाल में, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाती। ये सच है, मैंने नारायण से शादी कर ली थी पापा। आखिरकार उसने सब कुछ बता दिया था। सबको सांप सूंघ गया था। कैसे ये सब भूल गई? पुरुषोत्तम ने आगे बढ़ते खींच के एक थप्पड़ मेघा के गाल पर जड़ दिया था। ओम प्रकाश का दिल हिलकर रह गया था। नारायण ने अपनी मुट्ठियां बड़ी जोर से बंद कर ली और आगे बढ़ते मेघा को अपने पीछे किया। पुरुषोत्तम जो फिर से हाथ उठाने ही वाले थे, नारायण को यूं बीच में दीवार बनता देख आंखों में हैरानी लिए रह गई। खबरदार, जो आपने मेरी पत्नी पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो। वह रोते हुए सब कुछ बता रही थी। मेघा ने नारायण को एक तरफ किया। वो मेरे पापा हैं, वो मुझे जान से भी मार डाले तो गम नहीं। वह गुस्से में भरे अंदाज से चिल्ला रही थी। मारो पापा मुझे। वह पापा का हाथ लेकर अपने गाल पर थप्पड़ मारने लगी। मैं आपकी बहुत बुरी बेटी हूँ, मुझे मारो। मैंने आपको धोखा दिया, तकलीफ दी, मैं इसी लायक हूँ। पुरुषोत्तम ने गुस्से से उस पर झपटा था। वह जाकर सीधा नारायण के सीने से जा लगी। दफा हो जाओ यहाँ से, मर गई तुम मेरे लिए। आज से तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी सिर्फ एक ही बेटी पारुल है। वह दूर खड़ी पारुल को देखते धीरे से बोले। उनका शब्द नहीं निकल रहा था। वह रो पड़े थे। पारुल की आंखें पानी से भरी जा रही थी। अगर प्यार करना पाप है तो आपने सबसे पहले पाप किया था। नारायण की आवाज़ ऊंची हुई। अगर छुप कर शादी करना पाप है तो आप भी इस पाप के जिम्मेदार हैं। ये भी तो आपकी ही बेटी है। यही काम आपके भाई का है। आप करे तो आपके लिए माफ़ी, और कोई और करे तो पाप है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि आप बेटा है इस परिवार के, और ये सब अगर बेटी करे तो कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि वह एक बेटी है। नारायण की बात ने सबको नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। आज से 25 साल पहले आप भी तो किसी से शादी कर चुके थे। आपने माफी मांगे बगैर एक बच्ची को सौतेली माँ के सर पर लाकर डाल दिया था। आज अपना दिल बड़ा क्यों नहीं कर रहे? बेटियों की इज्जत कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है। इसने चुपके से बिना किसी को बताए शादी की, तो मैं कैसे मान लूं और कैसे माफ कर दूं? उसने बिना किसी के बताए शादी नहीं की है। अचानक से आदित्य की आवाज पर वहां सब चौंक गए थे, जो काफ़ी देर बाद बोला था, और अब नज़रें अपने दादा अंकल पर अटकी थी। ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। आपकी जगह उन्होंने साइन की थी उस मैरिज सर्टिफिकेट में, और शादी में ये भी शामिल थे। आदित्य ने मैरिज सर्टिफिकेट उनके सामने किया। पुरुषोत्तम ने गहरी सांस भरते सबकी तरफ देखा। हाँ, ये सच है, मैंने नारायण और मेघा की शादी करवाई थी, और ये मेरी इच्छा से करवाई गई थी। मेघा ने हैरानी से उन्हें देखा। उसने मैरिज सर्टिफिकेट पर दादाजी के साइन देखे थे,
पर गौर नहीं किया था। उसे लगा था नारायण ने किसी वकील को पिता बनाकर ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था, पर आज ये सारी राज खुल गई थी। उसके पेरेंट्स उसके दादा बन गए थे। ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेटी को क्यों बेमोल किया पापा? पुरुषोत्तम ने दुखी होते हुए पूछा, ताकि तुम दोनों भाइयों को एहसास हो तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलतियां की है। एक बेटा अपनी दूसरी पत्नी के मरने के बाद उसकी औलाद को लाकर पहली पत्नी की गोद में डाल देता है कि संभालो इसे, और दूसरा इतने साल बे औलाद होने की वजह से बाहर शादी कर बैठता है एक विधवा से। विधवा के पास पहले से ही एक बेटा था और उसने उस बेटे को बाप का नाम देने का झांसा दिया था। उस बच्चे को क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि मैं इस खानदान का खून नहीं था। खून तो आदित्य अर्जुन भी नहीं है, तो फिर उनको अपना औलाद कैसे समझ लिया गया और मुझे और मेरी माँ को कभी स्वीकार नहीं किया गया। ये सुनते सबके पैरों तले से जमीन निकली थी। अपनी दूसरी पत्नी और उसके बेटे को उसका हक ना दिला सका, ये सब मैंने करवाया ताकि तुम दोनों को एहसास हो जब औलाद कुछ गलत करती है तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। तुम दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को धोखे में रखा और शान से जीते आ रहे थे सर उठाकर। अब भी तुम दोनों की नज़रों में कोई शर्मिंदगी दिखाई नहीं दे रही। अरे मेरी पोती मेघा ने फिर भी माफ़ी मांग रही है। तुम दोनों ने तो अपनी गलती मानना भी गवारा नहीं किया। प्रताप साहब की बातों पर दोनों भाई सर झुका गए। अपराजिता की आंखों में ढेरों आंसू थे। पति के बेवफाई ने उनको तोड़ कर रख दिया था। आदित्य इस बात का एहसास था, पर हकीकत तुम लोगों पर खुलना बाकी है। आदित्य के नाना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नारायण मेरे दोस्त का नाती है और इस हकीकत को सबको स्वीकार करना होगा। नारायण को मैंने गोद लिया है। नारायण और मेघा की शादी मैंने करवाई है और ये भी तुम सबको स्वीकार करना होगा। नारायण बेटा, जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे साथ जितना भी बुरा हुआ, तुम्हारी माँ को और तुम्हें दर दर की ठोकर खाकर बितानी पड़ी। काश मुझे ये सब बात पहले पता चल जाता जब मैं गांव गया था और अपनी ज़मीन की कुछ कार्रवाई करनी थी। तभी मैंने अपने दोस्त से ये सारी बातें जान पाया था। मेरे दोस्त को भी नहीं पता था कि ओम प्रकाश मेरा बेटा है और ना ही ओम प्रकाश ने अपनी पहचान बताई थी। ये हमेशा गांव आता जाता रहता था। उसने तब नारायण की माँ से शादी कर ली थी और उसे सहारा देने का वादा किया था। लेकिन जब ओम प्रकाश का मन भर गया तो उसने तुरंत दोनों को भुला दिया और फिर इसके दोस्त के एक्सीडेंट ने उसे भी बिजी कर दिया और उन दोनों बच्चों को लेकर ये खुश हो गया था और उनकी परवरिश में लग गया था। उसने भलाई का काम तो किया था, लेकिन पीछे शादी करके एक बच्चे को और माँ को रोता छोड़ाया था। उसने यही कहा था कि मैं अपनी पत्नी को मना लूँगा और तुम्हें उस हवेली में ले चलूँगा, लेकिन ये नाकाम रहा और अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बता पाया और नारायण की माँ सीता और नारायण को बिल्कुल भूल गया। उसी बीच मेरे दोस्त की भी मृत्यु हो गई थी और ये बात कभी न खुल सका। मेरे गांव के पुराने नौकर ने जब ये बताया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैंने ठान लिया था कि मैं नारायण को ज़रूर अपनाऊंगा। जहां उन दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है, वहां नारायण की भी हो सकती है। ओम प्रकाश ने गुस्से में कहा, जब मैं उसे अपना बेटा नहीं मानता तो आप उसे उसकी माँ को यहाँ कैसे रख सकते हो? दादाजी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए। आज भी इस बात से मुकर रहे हो। अगर तुमने गलती की हो तो उसे स्वीकार करना सीखो। अगर तुमने ऐसी कोई भी बात कही जिससे मुझे अपने खून पर शर्मिंदगी उठाना पड़े तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। तुमसे हर संबंध तोड़ लूँगा और सिर्फ यही नहीं, वसीयत करूँगा कि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरा चेहरा ना दिखाया जाए, ना मेरे अर्थी को कंधा देना। उनके इतने सख्त शब्दों से पुरुषोत्तम ओम प्रकाश दोनों ही तड़प उठे थे। आप ऐसा मत कहिए। आप यहाँ ना रहे तो हम सब अधूरे रह जाएंगे। मैं अभी जाकर राधा को यहाँ ले आता हूँ। नारायण, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। जितना हक इस घर में आदित्य और अर्जुन का है, उतना ही हक तुम्हारा भी है। तुम भी इस घर के बेटे हो। जैसे पारुल को हमने अपनाया, हम तुम्हें भी अपनाएंगे और ये तुम्हारा हक है। अपने दादा को बुढ़ापे में इस तरह तकलीफ मत दो। वह रोते हुए बोले तो नारायण का दिल तड़प उठा था। पापा, आपको माँ को लाने की कोई ज़रूरत नहीं। वह 1 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं और उन्होंने मुझे कसम दिया था कि मेरे मरने के बाद तुम जरूर दादा के पास जाना, ये सारी बातें बताना। आज के बाद कोई भी किसी विधवा औरत का फ़ायदा ना उठाए। मेरी माँ की कसम देने की वजह से मैंने ये सारी साजिश की थी। नारायण ये सब बताकर रो पड़ा था। नारायण का दिल तड़प रहा था। नारायण, दादाजी ठीक कह रहे हैं। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना हमारा है। किसी एक के किए की सज़ा हम सबको मिले, कहाँ का इंसाफ है? अर्जुन ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर उसे बड़े भाई होने का सम्मान दिया था, जैसे वह नारायण भाई के रिश्ते को स्वीकार कर चुका था। अर्जुन ठीक कह रहा है। नारायण, मेरे पति ने ये पाप किया था। तुम्हारी विधवा माँ से शादी करके उसे छुपाया। पर बेटा, तुम्हारे दादा सही कह रहे हैं। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना बाकी बच्चों का है।
अपराजिता नारायण के सर पर हाथ रखती उन सबको देखने लगी। उसकी आंखें भीग गई थी। बेकाबू आदित्य पर उठी, जो गहरी स्माइल देता एक आईब्रो ऊपर कर गया था। मेघा, यहाँ आ जाओ मेरी बच्ची। दादाजी ने मेघा को पास बुलाया और जो दूर दीवार के पास बिल्कुल अकेली थी, चुप आंसू बहा रही थी, आज वह भी अपनी मरी हुई माँ के लिए तड़प उठी थी। उसे एहसास दिलाया गया था कि वह उस परिवार की नहीं थी, फिर भी उसे अपनाया गया था। ये एहसास बहुत जानलेवा होता है। और सामने मेघा जैसी लड़की, जिसे अपने हक के लिए बोलना तक नहीं आता। मैं तो हालत के हाथों मार कर रही थी। बेटा, दिल छोटा ना करना, आपके दादा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है तुम नारायण को बहुत चाहती हो। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई थी। वह उनके सीने पर सर रखकर रो दी थी। तभी दादाजी ने पारुल को एक बार आवाज़ दिया, आपके दादा ने आपकी शादी आदित्य से तय की है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं मेरे इस फैसले पर? वह उसका चेहरा ऊपर करते ठोड़ी पर हाथ जमाए बहुत मान से पूछ रहे थे। उनके इस तरह अचानक पूछे जाने पर वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तू राजी है ना मेरा बच्चा? फिर पूछने लगे तो वह हाँ में सिर हिला गई थी। ये उसकी अच्छी परवरिश का नतीजा था, जिसने दादाजी का दिल खुशी से भर दिया था। और फिर थोड़ी ही देर में आदित्य और पारुल की शादी कर दी गई थी। ओम प्रकाश और पुरुषोत्तम एक तरफ खड़े चुप थे। ये सब देख रहे थे। इस बार किसी की हिम्मत ना हुई कि वह बीच में एक शब्द भी बोल सके। कल मैं इन चारों बच्चों का रिसेप्शन करूंगा, वो भी धूमधाम से। दादाजी की बात पर आदित्य नारायण ने आगे बढ़ते हाँ में सिर हिलाया। मेरे पास मत आना। जो कुछ आपने किया उसके बाद अब कुछ भी कहना बेकार है। अपराजिता ने गुस्से से ओम प्रकाश को अपने कमरे के चौखट पर ही रोक दिया था, जो उसके तरफ बढ़ रहे थे। क्या मुझे एक बार भी सफाई का मौका नहीं दोगी? वह विनती भरे शब्दों में बोले। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके इस कार्रवाई के बाद मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या किसी की मदद करनी पाप है? तुमने मेरा तमाशा बना दिया। माना कि शादी करनी जुर्म नहीं, लेकिन उसको छुपाना, दूसरी पत्नी को उसका हक न देकर उसको दुनिया से छुपाना, अपनी औलाद को उसका हक न देकर उसे सीने से ना लगाना, ये जुर्म नहीं तो और क्या है? वह औरत इस दुनिया में नहीं रही और ये सज़ा ही आपके लिए बहुत है। भगवान ने आपसे माफ़ी का भी हक छीन लिया। वह उनके दिल पर तीर चलाती वहाँ से उठ गई, जबकि दादाजी ने अपराजिता की बात को स्वीकार करते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। मेघा रूम में आ गई तो नारायण पहले से वहाँ मौजूद था। आज रात वह उसके कमरे में ठहरने वाला था। तारीख गवाही थी। वह शादी करके दुल्हन को ले जाने के बजाय खुद विदा होकर उसके रूम में आ गया था, और ये सब वह दादा की इच्छा पर कर रहा था, उनकी ही खुशी के खातिर। वह चाह कर भी यहाँ से नहीं जा पाया था। सोफे पर बैठे दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाए वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। एकदम मेघा उसके सर पर आकर खड़ी हुई। नारायण ने निगाहें फेरते उसके तरफ देखा, जो आंखों में आंसू और शिकायत लिए खड़ी थी। नारायण ने बिना किसी असर के अपनी निगाहें वापस मोड़ ली। बहुत खुश होगे ना आप मुझे मेरे बाप की नज़रों में गिराकर? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल क्यों किया? वह गुस्से में बोली। कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, वह गुस्से से कहती पलटी। माफ़ी मांग कौन रहा है? नारायण के होठों से निकलने वाले शब्द पर वह होंठ भींचते उसके तरफ वापस पलटी। तुम तो मेरे नफरत के काबिल भी नहीं थी। मैंने तुम पर मोहब्बतें लुटा दी, अपना सब कुछ तुम्हें मान लिया था। कम माना। वह एकदम गुस्से से बोलता खड़ा हुआ। वह एकदम चुप हो गई। तुम सबने मेरी माँ को बहुत तड़पाया, जो तुम्हारे बड़े पापा के लिए तड़प तड़प कर मर गई। अगर उन्होंने मेरी माँ को सहारा दिया था तो हवेली में लाकर उनको सबसे मिलवाना चाहिए था। मैंने अपनी माँ को हर पल तड़पता हुआ देखा था। मैंने जब आंखें खोली थी तो तुम्हारे बड़े पापा को ही सामने देखा था। उनको ही अपना पिता मान बैठा था, और उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। ये सब तो तुम्हारे साथ बहुत कम है। मैं बहुत परेशानी में था। अगर इतनी परेशानी में थे तो मुझसे संबंध ना बनाते। मेघा का इस बात पर बहुत दिल दुख गया था। उसकी बात पर एक नज़र उसे देखता मुंह फेर कर फिर से सोफे पर बैठ गया। उस वक्त उसके सोचों का सैलाब उमड़ रहा था। अगर नहीं दिल तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह अब की बार बड़ी बदतमीजी से बोली थी। वह चाह कर भी नहीं भुला पा रही थी कि नारायण ने उसे चीट करके शादी की थी। यही समझती रही कि उसकी मोहब्बत के जवाब में वो उससे शादी करने पर मजबूर हुआ था। पर आज हकीकत खुली तो पता चला वह तो उसके ज़िंदगी में आया ही एक साजिश के तहत था। मैं यहाँ सिर्फ दादा का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहता था। उनकी इच्छा ना होती तो एक सेकंड भी इस घर में ना रुकता। जिस घर में मुझे बचपन में अपनाया नहीं गया था, अब यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है। पर अपने दादा की खातिर मैं अपना मान भी भूल बैठा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें नहीं खोना चाहता। मेघा से तड़प कर बोलता आंखें बंद कर गया था। फिर दादा के कमरे में जाकर सो जाओ ना, वह भी गुस्से से बोली, और उसे चौंका गई। शादी तुम्हारे साथ हुआ है, दादा के साथ नहीं। वह भी उसे बिना पलक झपकाए देख कर बोला। अच्छा,
मुझे नहीं पता था कि आपने मुझसे शादी की है और मुझे तभी अपने साथ नहीं ले गए। वह आंखें मटकाती शीशे के सामने खड़ी होती अपने झुमके उतारती ड्राइंग रूम के अंदर बोली। उसकी बात पर नारायण ने आईब्रो ऊपर करते उसे सर से पैर तक देखा, जो अपने जिस्म पर जेवर उतार रही थी। और हाँ, मेरी तस्वीर नहीं दिखाई तुमने सबको? मुझे तो लगा था मुझे बदनाम करने आए हो। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? मैंने उसे कब का डिलीट कर दिया था। उस वक्त नारायण को उसकी बात पर गुस्सा आया था और वह चुप कर गया। फिर खींची क्यों थी? वह हैरान हुई थी। तुम्हें तंग करने के लिए, ताकि तुम मेरी बात मान जाओ। तुम सच बोल रहे हो। तुम एक नंबर के मतलबी इंसान हो। नारायण उसे घूरता, वह भी उसे घूर कर रह गई, जबकि दिल बहुत तसल्ली में था। चेहरे पर झूठा गुस्सा बढ़ाए अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखते अब वो अपने बालों को सीधा कर रही थी। उसमें कोई शक नहीं था, वह बहुत खूबसूरत थी और नारायण के दिल के ऊपर राज करती थी। इस बात का इकरार तो नारायण ने खुद से भी नहीं कर पाया था। उसे कैसे बताता? ये वजह थी कि मेघा और चिढ़ती जा रही थी। वह उस वक्त भूल गई थी कि वह कमरे में अकेली नहीं। एकदम अपने ब्लाउज के जिप को नीचे सरका गई और वह जो उसे गहरी निगाहों से देख रहा था, जल्दी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेघा की तो सांसें ही अटक गई। शीशे में नारायण का चेहरा देखते उसके दिमाग से गुस्सा छूमंतर हो गया था। वह जल्दी से उसके तरफ पलटी, जबकि अब शीशे से उसकी कमर साफ दिखाई दे रही थी और नारायण भी बिना रुके अपनी आंखों के उसके जिस्म को ताड़ रहा था। जल्दी से वह अपने कपड़े को संभालने लगी, जबकि वह लहंगे का डोरी भी खोल चुकी थी। वह भारी लहंगा उसके तन से फिसलती जा रही थी, जिसे उसने दोनों हाथों से सीने पर थामा हुआ था। वह बोली, देखो, मैं भूल गई तुम यहीं पर हो। वह अपने गुस्से को मिटाते सर झटक गई थी। मतलब मैं तुम्हारा पति हूँ? वह बिल्कुल उसके सामने खड़ा उसे सर से पैर तक देख रहा था और पूछ रहा था, ये सब पहली बार नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें देख चुका हूँ। अगर इतना ही शर्म आ रहा था तो रूम लॉक करके अपना कपड़ा बदल लेती। तुम दूसरी तरफ मुंह करो, मुझसे मेरा लहंगा नहीं संभल रहा। वह थोड़ी गुस्से में हो गई, जबकि नारायण गहरी निगाहों से बार बार उसे तक रहा था। वह अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा गया। वह घबराकर पीछे होती ड्रेसिंग से जा लगी। उस वक्त नारायण की निगाहों को देखना उसके लिए जैसे स्वर्ग था। वह इधर उधर देखते अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही थी। जब 1 इंच की दूरी पर खड़ा था, मेघा ने अपना सांस रोककर उसे देखा। उसकी आंखों में मौजूद चाहत को देखते समझ गई थी। अपने दिल की धड़कनों को 120 की रफ्तार से धड़कता महसूस कर रही थी। नारायण ने उसके लहंगे को अपने हाथ से खींचा तो वह उसके सीने से जा लगी। नारायण उसके इतने करीब था, वह अंदर ही अंदर पिघलती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे खुद को उन पलों में संभाले। उसके इतने करीब आते ड्रेसिंग टेबल पर हाथ रखते जरा सा उसके तरफ झुका। वह उसके सीने से जा लगी। मेघा के हाथ से उसका लहंगा नीचे छूटकर गिर गया। मेघा ने अपनी आंखें बंद कर ली। नारायण निगाहें उसके जिस्म के एक एक अंग को देख रहा था। नारायण ने उसके माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर दी तो वह धीरे से अपनी आंखें मूंद गई। उसकी आंखों में आंसू थे। नारायण ने उसके गाल को होंठों से छुआ जहां पुरुषोत्तम साहब ने थप्पड़ मारा था। उसका एक एक शब्द मेघा को अपनी आत्मा पर उतरता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों को होंठों से छूता हुआ आंसू बहने लगे थे, क्योंकि वह रो रही थी। नारायण को उसका रोना अच्छा न लगा। वह पलके झुका गई तो नारायण ने उसको कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। वह धड़कनों को उसके सीने पर महसूस करती कांप उठी थी। अब तुम कभी भी मुझे रोती हुई दिखाई मत देना। वह उसे अपने साथ लगाए बिस्तर पर ले गया। लाइट ऑफ कर दी। आपने लाइट क्यों बंद की? घबराते हुए बोली, क्या तुम चाहती हो तुम्हें सर से पैर तक चूमूं? और तुम देखो तो मैं अभी लाइट ऑन कर देता हूँ। मत करना ऑन, वह घबराकर बोली, जबकि नारायण के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ। मेघा देख लेती तो जी उठती थी। अपने शर्ट के बटन को खोलता दूर फेंका था। वह उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करने लगी, लेकिन उसे बिन शर्ट के महसूस करती वह पागल हो गई थी। मुझे तसल्ली चाहिए मेघा, क्या तुम्हारा जिस्म मुझे तसल्ली नहीं देगा? वह बच्चों की तरह उसे पूछता मेघा को घायल कर रहा था। उसके माथे पर झुकता उसे किस करता रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहकर मेघा के गाल पर गिर रहे थे। मेघा ने तड़प कर उसके गले में अपनी बाहें डाल ली थी और उसी पल वे दोनों एक दूसरे में खो गए थे। अपना गम भुलाते अपने आप को एक दूसरे के हवाले कर चुके थे। वहीं पर आदित्य रूम में आया। वह उसके बिस्तर के तरफ बैठी आंसू बहा रही थी। ये रोना धोना क्यों मचाया हुआ है? उसके पूछने पर वह झट से उठ खड़ी हुई। मेरी शादी हो गई है ना? वह जैसे उसे बता रही थी। वह तो सबकी होती है। वह नासमझी से बोला, मैंने तो अभी ढेर सारा पढ़ना था। वह बच्चों की तरह बोली, तो पढ़ लेना, किसने रोका है? वह सर झटकता अपनी वॉच उतारता अंदर सोफे पर बैठा। शादी के बाद बच्चे होंगे तो मैं प्रेग्नेंट होकर कैसे पढ़ूंगी?
कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वह उसके पास आते माथे पर बल डाले पूछ रही थी, जबकि आदित्य तो उसकी बात सुनता बिल्कुल सुन रह गया। ओहो, मतलब कि तुम्हें ये सब पता है, तो अब बच्चे संभालोगी या पढ़ोगी, उसका दुख कम ही नहीं हो रहा था। हूँ ना, मैं बच्चे संभाल लूंगा, तुम पढ़ाई कर लेना। अब जबकि वो बच्चे की तरह राजी हो गई थी, आदित्य ने भी खूब फायदा उठाया। अच्छा, आप संभालोगे? इतना आसान नहीं संभालना, जब दूध पिलाना पड़ेगा तो पता चल जाएगा। ये क्या बकवास कर रही हो? और सर झटकता एकदम उठ खड़ा हुआ। बस निकल गई ना हेकड़ी। बड़े आए बच्चे संभालने वाले। वह भी बड़ी अदा से सर झटकती सोफे पर बैठी। पारुल, कुछ तुम काम कर लेना, कुछ मैं संभाल लूंगा। उसका हाथ थामे मोहब्बत से अपनी तरफ खींचता धीमे नरम शब्दों में बोला, रातों को आप आ जाएंगे? वह मिनमिनाते बोली, ठीक है, कॉलेज तक माँ उसे संभाल लेंगी, वापस आकर तुम देख लेना। जब मैं ऑफिस से वापस आ जाऊंगा तो मैं देख लिया करूंगा। मिलकर करेंगे तो सारे बच्चे पल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वह उसे अपनी बाहों में कैद करते प्यार से समझाते बोलता जा रहा था। अच्छा, नाम क्या रखोगे? वो फिर से कोई दिमाग में चलते हुए सवाल पर बोली। ये भी डन हो गया, पहले बेटा होगा। फिर से बोली, बेटा या बेटी, भगवान की देन है, जो भी हो, बस हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए जो भी बच्चा हो सही सलामत हो। वह इस तरह बोलते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रही हो? आदित्य ने हैरानी से पूछा। चेंज करने। नींद आ रही है ना? वह आंखों में खुमार लिए बोला। सो जाओगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? वह धीरे से बड़बड़ाया, जिसे पारुल ने सुन लिया। क्या सोने से बच्चे नहीं होते? उसके इस सवाल पर आदित्य ने उसे मीठी निगाहों से देखा। सर हाँ में हिलाया। मिस्टर आदित्य की पत्नी, क्या तुम इतनी मासूम हो जितनी बनती हो? वह उसे अपने सीने से लगाता उसके गाल खींच गया। इतने सख्त हाथ थे, अब की बार बुरा मानती गाल को सहलाती बोली, अभी तो हाथों की पकड़ से तुम्हें महकाऊंगा, तब क्या करोगी? उसका दुपट्टा गले से उतारकर एक तरफ रखता पारुल का दिल धक से रह गया। आप ये सब क्या करने लगे हैं? उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मेरी जान, धीरे से उसके कान में कहता उसके कान की लो को चूम गया था। पारुल को लगा उसके पूरा जिस्म में करंट सा दौड़ गया हो। मेरे दिल को कुछ हो रहा है। आदित्य को अपने पैरों पर खड़े रहना मुहाल हो गया था। वह उसके गले पर होठों का दबाव महसूस करती एकदम शर्म से लाल हुई थी। वह उस पर झुकता चला गया था। वह झट से पीछे हटी। मेरा सांस रुक जाएगा, वह उसके होठों पर होंठ रखकर बोला। अगर रुकेगी तो मैं मर जाऊंगा, वह गंभीर शब्दों में बोला और अपने अंदर उमड़ते अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा रहा था। उसके सर के पीछे हाथ रखता उसको अपने गोद में उठाता, अपने होठों से उसको होठों को दबाता हुआ बेड तक ले गया। वह आंखें फाड़े हैरानी से आदित्य को देखती रही। धीरे धीरे बिल्कुल उसके अंदर समा रहा था और अपने होठों से उसके हर अंग को चूमता। पारुल को पागल कर दिया था। वह एकदम गुलाबी सी हो गई थी, लेकिन आदित्य अब रुकने वाला नहीं था। उसका ख्याल करता अपना जुनून निछावर करने लगा। प्लीज आदित्य, मुझे शर्म आ रही है। वह उसके मासूमाना हरकत पर जोरदार ठहाका लगाता लाइट को डिम कर गया था। अभी बच्चे और प्रेगनेंसी की बातें कर रही थी तो शर्म नहीं आ रहा था, अब ये सब कर रहा हूँ तो शर्म आ गई। पत्नी, तुम्हारे हस्बैंड थोड़े जनूनी टाइप के हैं, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वह उसके दोनों कलाइयों को तकिए पर दबाता उसके ब्यूटी बोन पर झुकता। वह थोड़ी चिल्लाई थी, मुझे लगा आप इंस्पेक्टर हैं। वह पारुल ही क्या, जिसकी जुबान बंद हो जाए। पर अभी तो मेरा इमरान हाशमी बनने का टाइम आया है। उसे अपने बाहों में ले गया था। नहीं नहीं, वो मत बनना, आप आदित्य ही ठीक हैं। वह शरारती अंदाज में बोलती उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मिस्टर पत्नी, सब समझती हो पर मासूम बनने का ड्रामा कर रही हो। वह उसे गुदगुदी करता खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। नहीं, सच में बहुत मासूम हूँ। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते गहरी सांस भर गई। तुम यूं ही हंसती मुस्कुराती रहना। वह उसके होठों से हंसी चुराता प्यार से बोलता उसे अपने आप में गुम करने लगा। नारायण उस वक्त आदित्य के सामने बैठा था। उसने कहा कि इस केस के बारे में तुम क्या जानते हो? वह आज बहुत ही चुप था। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं डॉक्टर प्रशांत का प्राइवेट डॉक्टर था। उन्होंने मेरी माँ का इलाज फ्री किया था। उनकी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड ने मारने की कोशिश की तो मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया था। मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था। डॉक्टर प्रशांत मुझे अपना दायां हाथ समझते थे और उस दिन मैं मेघा को तुम्हारे मोबाइल का डाटा लाने के लिए इसलिए कहा था। तुम केस की कार्रवाई ठीक से कर रहे हो या नहीं? कोई घोटाला तो नहीं कर रहे, बस मुझे इसको जानना था और कुछ नहीं। और मैं ये करके रहूँगा, कातिल को उसके अंजाम तक पहुँचा के ही रहूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं। और उनके मुझ पर बहुत एहसान है और उसका बदला मुझे चुकाना है। नारायण, तुम बात को समझ नहीं रहे। जिस लड़के पर केस हुआ है वह कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं, वह तो साधारण लड़का है। बस उस लड़के को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर की बेटी ना ही कोमा में गई है। वह सब ड्रामा है।
वह ड्रग्स का नशा करती है और बेचती भी है। उसकी वीडियो उस बेचारे लड़के ने बना ली है, तभी उस लड़के पर इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अब भी तुम उस डॉक्टर की बेटी का साथ दोगे? एहसान उतारने के और भी बहुत से तरीके हैं। तुम अपना हाथ पीछे कर लो, मैं खुद देख लूँगा क्या करना है। तुम अपने ज़मीर के आगे शर्मिंदा ना होना। आप एक मुजरिम की साइड लेकर गुनाह करोगे। मुजरिम को उसका गुनाह भी स्वीकार करने दो और सज़ा भी मिलने दो। अब तक सिर्फ आपकी वजह से इस केस को लटका रहा था, वरना भरोसा करो बहुत पहले जान गया था ये सारा खेल उस डॉक्टर की बेटी का रचाया हुआ है। वह बचना चाहती है। अगर वह लड़की जेल ना गई तो अपने साथ कई मासूमों को बर्बाद कर देगी। नारायण सोच में पड़ गया। मैं अभी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूँगा जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ। बस इतनी सी बात। तो चलो आज मेरे साथ, मैं तुम्हें असलियत तक लेकर चलता हूँ। आदित्य और नारायण दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले, जहाँ पर डॉक्टर की बेटी रोज़ शाम को ड्रग्स का नशा करती थी और ड्रग्स का सेल भी करती थी। आदित्य ने ये सारी जानकारी बड़ी मेहनत से हासिल की थी। आज उस डॉक्टर की बेटी का सारा खेल खत्म होने वाला था। नारायण ने जब अपनी आंखों से उस डॉक्टर की बेटी की हालत देखी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। नारायण को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था और वह तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा, ये सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि मैं पहले से जानता हूँ कि मेरी बेटी नशा करती है, लेकिन उसको बाहर बदनाम होने से बचाना है और तुम्हें मेरा साथ देना है और उस आदित्य नाम के ऑफिसर का काम तमाम करना है। तभी नारायण बौखला उठा और चुप से वहाँ से चला आया। जान गया था कि सच क्या है। नारायण ने उसके काम की सराहना की थी। दादा, मुझे आपसे कुछ कहना है। वह उनका हाथ थामे कहने लगा, दादाजी मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं मेघा को लेकर अलग रहूंगा, कमा कर खा लूंगा। मैं इस घर में इस छत के नीचे नहीं रहना चाहता। नारायण, सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। मैंने तुम्हारे लिए हवेली का पिछला हिस्सा तुम्हारे नाम करवा दिया है। अब तुम यहीं रहोगे मेघा के साथ। मेरे सब बच्चे मेरी नज़रों के सामने रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी आखिरी सांस निकले तो कोई मेरी नज़रों से दूर हो जाए। दादा के ऐसे कहने पर नारायण समेत आदित्य, अर्जुन भी तड़प उठे थे। वो मुस्कुराए थे। अरे भाई, अभी नहीं मर रहा, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। अभी तो मुझे मुरली को भी तो देखना है। अभी तो मुझे आदित्य और नारायण के बच्चे को भी तो देखना है, अपनी गोद में लेना है। मुस्कुराकर कहते सबको हंसा गए। आप दोनों अंकल को माफ़ कर दो। अचानक नारायण के कहने पर वहाँ चुप्पी छा गई। दादा बहुत गुस्सा हो गए। सोचूंगा। मुरली के बच्चे, रुक जाओ, तुम्हें तो मैं अभी ठीक करती हूँ। मुरली पारुल की मुंह दिखाई अंगूठी लेकर भागा था। पारुल उसके पीछे भाग रही थी। वह दादा की गोद में छुपा और पारुल जो फुल स्पीड में थी, ब्रेक लगते लगते फिर वह भी दादा की गोद में गिरती। आदित्य ने जल्दी से उसके कमर में हाथ डाले अपनी तरफ खींचते गिरने से बचा लिया। वह बच गई। वो मुस्कुराकर बोलता। आदित्य का गंभीरता से भरा चेहरा देखते जल्दी सांस रोक गई। उसे उस शीला का मारा हुआ थप्पड़ याद आया। वह जल्दी से अपने गालों पर हाथ रखते। आदित्य को बिल्कुल अच्छा न लगा। उसके माथे पर होंठ रखता वहाँ मौजूद सब घर वालों को शर्मिंदा करने पर मजबूर कर गया। जबकि मेघा मुंह खोले उसे देखने लगी। मुंह बंद कर लो वरना मक्खी चली जाएगी। आदित्य की बात पर सब खिलखिलाकर हंसे थे। कुछ निगाहों की माफ़ी इतनी जल्दी नहीं मिलती। दुनिया में उसकी सज़ा काटनी पड़ती है। सबसे बड़ा गुनाह वह होता है किसी का दिल दुखाना, और जब तक जिसका दिल दुखा है वो माफ़ ना कर दे, जब तक भगवान भी उसे माफ़ नहीं करता। तो याद रखो, किसी का दिल दुखाने से पहले 100 बार सोचो। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।